80% यूपीएससी एस्पिरेंट्स ना ये मेंस का सिलेबस पढ़ते ही नहीं है, स्किप कर जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं, सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस करते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है ये मेंस का सिलेबस बहुत ही ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। यही है तो सब है। जो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर 60 बच्चे हैं, उनमें से 40-45 बच्चों ने मेंस के सिलेबस को देखा ही नहीं है, सिर्फ नोट्स के बारे में सोचा है, बुक लिस्ट के बारे में सोचा है, टॉपर्स की वीडियो के बारे में सोचा है, कभी भी जरूरत नहीं की कि मेंस के सिलेबस को डिटेल में पढ़ें। मैं उनको चेक करने के लिए कभी कभी पूछ देता हूं कि बताओ जीएस 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, जीएस 1 में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है, टोटल जीएस का स्कोर कितने का होता है, टोटल स्कोर कितने का होता है। ये सब परेशान हो जाते हैं। क्या आप भी चाहते हैं इस सिचुएशन में रहना? नहीं ना? तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि आईएएस मेंस का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें फोकस करना जरूरी है। और ईयरफोन लगा लीजिए, आपको मेरी आवाज वैसे ही बहुत पसंद है। ईयरफोन लगा के और ध्यान से इत्मीनान से सुनिएगा कि क्या बात हो रही है। इस वीडियो में हम डिटेल में मेंशन करेंगे टोटल मार्क्स, पेपर की एनालिसिस, कैसे आप सिलेबस को अप्रोच कर सकते हैं, क्या क्या छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं जो कि आप मिस कर जाते हैं, मैं आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले तो एक अनाउंसमेंट है कि हिंदी साहित्य के जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर नहीं भी हैं तो अगर आप किसी हिंदी साहित्य कैंडिडेट को जानते हैं तो ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हम लोग एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है हिंदी साहित्य यूपीएससी मेंस ऑप्शनल, जो कि ऑप्शनल जिनका भी हिंदी साहित्य का है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये दो प्रोग्राम हैं, एक हिंदी साहित्य जहां पे कंप्लीट लेक्चर चलेगा, दूसरा हिंदी साहित्य क्वेश्चंस के थ्रू चलेगा। दोनों के अलग अलग एनरोलमेंट फी है। आपको इस नंबर पे कॉल करना है या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए, गूगल फॉर्म नीचे कमेंट सेक्शन में उसको फिल कर दीजिए, हिंदी साहित्य का। और ये है मेरा पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम। ये मेरा मतलब कि आपका प्रोग्राम है, मतलब मार्गदर्शन है, जहां पर आपको एटलीस्ट सही गाइडेंस, सही दिशा दिखाने की मेरी कोशिश है। मुझे पता है कि आपको मेंटोर्स की जरूरत है, क्योंकि आप ऑनलाइन लेक्चर देख के या फिर नोट्स लेकर इससे काम नहीं चलता है। आप पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहाँ गलतियां कर रहे हैं। ये सारी बातें जो है मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ, इसीलिए मैं ये प्रोग्राम लेकर आया हूँ। हाँ, 200 कैंडिडेट्स की सिर्फ मेरी क्षमता है, उससे ऊपर नहीं कर पाऊँगा। फिर अगले महीने के लिए हम स्लॉट खोलेंगे, लेकिन फिलहाल जून के लिए ये स्लॉट है, अवेलेबल है। एक शर्त है, सीरियस कैंडिडेट्स प्लीज़। आप अगर सीरियस हैं तो हम 100% देने के लिए रेडी हैं, प्लीज़, है ना? तो नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म को फिल करना है और इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। अब डिटेल में समझते हैं हम लोग कि आखिर यूपीएससी सिलेबस 2024, 25, 26 के लिए आपको कैसे समझें। हम लोग यहां पर आते हैं। यूपीएससी के मेंस में हमारे पास टोटल 9 पेपर होते हैं, ठीक है? ऐसे समझिए आप, 9 पेपर में से 7 पेपर जो हैं जिनका स्कोर फाइनल मेरिट बनता है, 2 पेपर होते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं, ठीक है? अब इनको डिकोड कैसे करना है, यहां पे देखिए, ये लिस्ट बनी हुई है हमारी। मेंस एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ दीज पेपर। पेपर ए, अब पेपर ए में क्या लिखा हुआ है आइए जानते हैं। पेपर ए में लिखा हुआ है हमारा 300 मार्क्स का है। इंडियन लैंग्वेज सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। तो भारत संविधान का जो 8वां शेड्यूल है, सॉरी, उसमें जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, उर्दू, बोडो, मैथिली, संतली, मराठी, वो सारे लैंग्वेज हैं, उनमें से एक आपको भाषा लेनी है। मैं एज्यूम कर लेता हूं यहाँ पे हिंदी, और इंग्लिश कंपलसरी है, यहां पर लेना है। ये दोनों लगभग आपको 300 मार्क्स के हैं, तो 75 मार्क्स ले आने होते हैं, यानी कि 25% आपको ले आने पड़ते हैं। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, और पहले ये चेक होता है, फिर ये चेक होता है, ठीक है? तो ये हमारे हो गए क्वालिफाइंग, और ये हमारे हो गए पेपर जिनको हमें अच्छे स्कोर लाने हैं। अब इसमें क्या होता है, ऐसे पेपर 1 में आता है, 250 मार्क्स का होता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, सब कुछ। सो ये 5 जीएस पेपर होते हैं जिनका लगभग 250 हमारा ये हो गया 1000, ये हो गया 1250। 1250 हमारा होता है जीएस 1, 2, 3, 4 और ऐसे। 500 मार्क्स का हमारा होता है ऑप्शनल, तो कुल मिला के हो जाते हैं 1750। और इंटरव्यू हमारा होता है 275 मार्क्स का, जिससे हो जाता है स्कोर टोटल 2025।
अब 2025 में से आपको आधा भी नहीं स्कोर करना है, इससे कम भी अगर आप स्कोर करते हैं, एटलीस्ट 48%, 49% भी स्कोर करते हैं, तो आपका सिलेक्शन यूपीएससी के एग्जाम में तय है। लेकिन उसके लिए हमें पहले सिलेबस को देखना पड़ेगा ध्यान से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ये देखिए क्या बात की गई है यूपीएससी द्वारा। ये है इनका ऑफिशियल, ये 2024 का लेटेस्ट पीडीएफ है जिसके बारे में आपको बता रहा हूं। आपको भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पीडीएफ पर नहीं, आपको सिलेबस अगर डाउनलोड करना है तो यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है। आई बात समझ में? मैंने भी वहीं से किया है। अब देखिए ये लिखा क्या है। लिखा है कि जो मेंस का एग्जामिनेशन है ना, वो इस इंटेंशन से बनाया गया है ताकि एस्पिरेंट की ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स पता चले, जो आपकी बुद्धिमत्ता है वो पता चले। ठीक है, डेप्थ में समझना है हमें टॉपिक को, ना ही हमें रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जाननी है। हमें मेमोराइज भी नहीं करना है। ध्यान से समझिए, ये देखिए डेप्थ में जाना है, मतलब ऐसे जाना है किसी भी टॉपिक के, ऐसे नहीं जाना है, हमें रेंज में नहीं जाना है। तो ऑलरेडी यूपीएससी के सिलेबस ने ये बात कह दी है। और क्या कही है यूपीएससी के सिलेबस ने बात? इनका कहना ये है कि ये सारे जो पेपर हैं, जीएस पेपर 2 से पेपर 5, यानी कि जीएस 1 2 3 4, ये ऐसे पेपर हैं जो एक वेल एजुकेटेड पर्सन आंसर कर सकता है। उसके लिए किसी स्पेशलाइज्ड होने की जरूरत नहीं है कि भाई आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ऐसे किसी पर्सन की जरूरत नहीं है। एक वेल एजुकेटेड पर्सन की जरूरत है। ठीक है, ये एग्जाम कैंडिडेट की जनरल अवेयरनेस, हर सब्जेक्ट के जनरल अवेयरनेस के बारे में बात होता है, जिसकी रेलेवेंस सिविल सर्विसेज में होती है। ठीक है, द क्वेश्चंस आर लाइकली टू टेस्ट कैंडिडेट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द रेलेवेंट इश्यूज। जो भी रेलेवेंट इशू है उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए इस पेपर को बनाया गया है, एनालाइज करने के लिए पेपर को बनाया गया है। और कैंडिडेट को जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, उनके सोशियो इकोनॉमिक्स जो उनके गोल हैं, ऑब्जेक्टिविटी और उसका डिमांड, कैंडिडेट मस्ट गिव रेलेवेंट, मीनिंगफुल एंड सस्टेंट आंसर्स। आई बात समझ में? तो ये सब जब आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी डिमांड क्या कर रही है आपसे। ठीक है, मीनिंगफुल डिमांड, रेलेवेंट आंसर। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। क्वालिफाइंग पेपर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश। अब क्वालिफाइंग पेपर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, दो पेपर होते हैं। एक है जिसमें कि आपको इंडियन लैंग्वेज लेना है, ये वाला। एक है हमारा इंग्लिश वाला। ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंशन आता है, प्रिसाइज राइटिंग, यूसेज एंड वोकैबुलरी भी आती है, एंड शॉर्ट एसे आता है। नाउ इंडियन लैंग्वेजेस में अब ये सारी चीजें आती हैं जो इसमें कॉमन है। एक और आता है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा, मतलब कि आपको अपने स्वयं जो भाषा आपने चुनी है उस भाषा को अंग्रेजी में और अंग्रेजी भाषा को उस भाषा में आपको ट्रांसलेट करना ही करना है। ठीक है, अगेन ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, 25% आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। ये लगभग यानी कि 75 मार्क्स आपको ले आने पड़ते हैं, तभी आपके जीएस का आंसर चेक होगा। अब हम देखते हैं जीएस पेपर, जो पेपर 1 है हमारा, यानी कि एसए, निबंध। एसए में कहीं कुछ मेंशन नहीं है कि भैया क्या आएगा क्या नहीं आएगा। एसए में सिर्फ ये लिखा है कि मल्टीपल टॉपिक्स, राइट एन एसे ऑन मल्टीपल टॉपिक्स एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ एसे टू अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन। कहीं कुछ नहीं लिखा है कि हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, ऐसा कुछ नहीं मेंशन है। सिर्फ ये लिखा है कि राइट एन एसे ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। अब इसको करें कैसे? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये है सेक्शन ए, ये है सेक्शन बी। हर एक सेक्शन से एक क्वेश्चन आपको करना पड़ता है। ठीक है, हर एक सेक्शन से एक क्वेश्चन आपको करना पड़ता है, और 125 और 125 मार्क्स के होते हैं। लगभग 250 मार्क्स का पेपर होता है, 500-500 वर्ड लिखना होता है। लेकिन ये आप तभी कर पाओगे जब बाकी का जीएस, जीएस 1 2 3 4 अच्छे से पढ़ लोगे, तभी कर पाओगे एसए को।
अब हम लोग आते हैं पेपर 2 यानी कि जनरल स्टडीज 1। अब इसमें क्या है आइए देखते हैं। जनरल स्टडीज 1 में हमारे पास एक यूनिट है आर्ट एंड कल्चर की, एक यूनिट हो गई हिस्ट्री की, एक हो गई हमारी ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, तीन। ठीक है, तीन तो ये होगी और सोसाइटी हमारा हो गया चार। तो जीएस 1 में चार सब्जेक्ट हो गए, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड एंड सोसाइटी। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि मेडिवल इंडिया को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं मेंस के लिए, लेकिन मेंस के लिए हमें मेडिवल इंडिया को डिटेल में नहीं पढ़ना है। इनफैक्ट हम एंशियंट से मॉडर्न इंडिया भी हम डिटेल में नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है ध्यान में देखिएगा, आपको वो पढ़ना है इंडियन कल्चर, salient aspect of art forms, literature और आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, आपको एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में सिर्फ और सिर्फ सेलियंट फीचर्स एस्पेक्ट जैसे कि आर्ट फॉर्म, कला संस्कृति हो गई, लैंग्वेज लिटरेचर हो गया, यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है कुछ। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर की जो किताबें हैं वो मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न इंडिया, इंडियन हिस्ट्री, 18th सेंचुरी के बाद से हमें करना है, 18th सेंचुरी टिल प्रेजेंट टाइम, सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनालिटीज एंड इशू, इससे पहले का हमें नहीं पढ़ना है। फ्रीडम स्ट्रगल जो है, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब आते हैं और डिटेल में देखते हैं। और डिटेल में क्या है भाई, हिस्ट्री दुनिया की, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड included from the event of 18th century such as industrial revolution, ठीक है, world wars, redraw of national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, their form and the effect of the society। ये मैं लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पता चले कि कितनी इंपॉर्टेंस है एक एक शब्द की, कहीं से भी सवाल आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपको सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी और डाइवर्सिटी इंडिया, महिलाओं का क्या रोल है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनका पॉपुलेशन, पूरा का पूरा पूरा विमेन्स एम्पावरमेंट, विमेन्स रोल से रिलेटेड सोसाइटी की बात की गई है। अफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, देखिए छोटा टॉपिक है लेकिन कितना एम्फेसिस दिया गया है। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म। ठीक है, ये दोनों अलग है, कम्युनलिज्म अलग है और हमारा कम्युनिज्म अलग है। ठीक है, रीजनलिज्म, सेलियंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, ये ज्योग्राफी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर मर्तबा यहां से सवाल आते ही आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, ये क्लास 9 से लेकर क्लास 12 की एनसीईआरटी में ज्योग्राफी, क्लास 11 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में दे रखा है ऑलरेडी। इंपॉर्टेंस ऑफ जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, इस साल प्रीलिम्स में भी यहां से क्वेश्चन फंस गया था वॉल्केनिक एक्टिविटी से कि बताओ वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, ये 10 मार्कर्स हैं, ये 15 मार्कर्स हैं। मतलब क्वेश्चन कितने आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्कर्स के और 10 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्कर्स के। ये आपको देखने पड़ेंगे और 250 पेपर का, मतलब 250 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहां पर, भैया बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं, आप लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो आप उनमें से एक हैं। बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएंगी, चाहे वो शॉर्ट्स हो गया, चाहे वो कम्युनिटी पोस्ट हो गया या वीडियो हो गया, ताकि आपको पता चले कि अपडेट क्या है यूपीएससी के सेक्शन में, नई नई चीजें क्या हो रही हैं और साथ में कैसे स्ट्रैटेजी वीडियोस करेंगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे मेंस से रिलेटेड बहुत एनालिसिस की है, टॉपर की मार्कशीट की एनालिसिस, जीएस 1 से जीएस 4 की एनालिसिस, एसए की एनालिसिस, इंटरव्यू की एनालिसिस सब करके देखी है। आप जाइए सब्सक्राइब करिए और देखिए, पता चलेगा आपको डिटेल में। ठीक है, अब आता है हमारा पेपर 2, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारे पूरे यूपीएससी की प्रिपरेशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है हमें, उसका हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग पढ़ना है, उसका इवोल्यूशन है, अमेंडमेंट है। यहां से भी आया था क्वेश्चन 368
संविधान को संशोधन करने में क्या क्या चीजें लगती हैं, इस प्रीलिम्स में आया था हमारा, ठीक है। और ये भी क्लास 11th के एनसीईआरटी से है। फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें जानना है, इश्यूज क्या है वो जानना है, सेपरेशन ऑफ पावर जानना है हमें, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम ऑफ अदर कंट्रीज भी जाननी है, ठीक है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हमारे, गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, लगभग 5 सब्जेक्ट हैं इसमें, ठीक है। स्टैट्यूटरी, रेगुलर, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, ये सब आप भी देख सकते हैं, अभी खोलिए, अब जाके देखिए, पढ़िए। मैं वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना चाहता, आप खुद पढ़ सकते हैं वर्ड बाय वर्ड। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस, साफ साफ दे रखा है कि नेबरहुड से रिलेटेड उसके संबंध क्या हैं, वहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बायलैटरल रिलेशन, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, ये भी सवाल है। इसमें भी क्या होता है कि 10 क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स एंड 10 क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स, ठीक है। 10 मार्क्स जो है वो 150 वर्ड्स में आपको लिखने हैं, 15 मार्क्स जो है वो 250 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। टोटल जो है वो 250 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जीएस पेपर 3 में, यानी कि पेपर 4, जिसको हम कहते हैं डायनेमिक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें भी लगभग हमारे पास ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, सिक्योरिटी 5 हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट 6 हो गया। लगभग 6 यूनिट्स हैं इसमें, ठीक है। ये डायनेमिक है, ये बहुत चैलेंजिंग पेपर है, बहुत कम लोग इसमें 110 से ऊपर मार्क्स स्कोर करते हैं। अब इसमें पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी है, मोबाइलाइजेशन, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, इंक्लूसिव ग्रोथ, इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट, गवर्नमेंट का पूरा बजट है जो इस साल अभी आने वाला है, आ चुका है, ठीक है। साथ में मेजर क्रॉप्स, ये हमारा पूरा बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट वाला सेक्शन इसमें आएगा, रिलेटेड टू फार्म सब्सिडीज, एमएसपी वगैरह, पूरी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। और साथ ही में हम बात करेंगे यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया की, अफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, रेलवेज, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स की बात हो रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना है हमें, डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन अफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। ऐसा कोई टूल हो गया, कोई ऐसा एप्लीकेशन बना लिया जो एवरीडे इन लाइफ में काम आता है। तो एक एक चीज सिलेबस को एटलीस्ट 5 बार पढ़ो, आप समझ में आएगा। जब भी आप करंट अफेयर्स की वीडियोस देखोगे, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो आपको क्लिक करेगा कि अच्छा, साइंस एंड टेक में लिखा था कि अफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी एप्लीकेशन और अफेक्ट रोजमर्रा की जिंदगी में हो, ठीक है। अचीवमेंट्स इन इंडियन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी अचीवमेंट, जैसे चंद्रयान हो गया, गगनयान हो गया, है ना। अवेयरनेस ऑफ द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट। बहुत ही छोटा किताब है, 4 मतलब 2 दिन का नहीं है डिजास्टर मैनेजमेंट। लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको ये कवरेज दिलाएगी, बहुत अच्छा कवरेज दिलाएगी। सेम सिचुएशन इसमें भी है, मतलब कि 150 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, 150 वर्ड्स के 10 क्वेश्चन, 250 वर्ड के 10 क्वेश्चन, ऐसे ही आपको 250 नंबर होता है टोटल। अब हम आते हैं एथिक्स का। एथिक्स में लोग कहते हैं सिर्फ एथिक्स ही है, लेकिन इसमें 3 सेगमेंट में मामला डिवाइड होता है। एथिक्स है, इंटेग्रिटी है, एप्टीट्यूड है। इन तीनों का मतलब भी समझना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लोग समझते हैं एथिक्स का कोई वो है ही नहीं, सिलेबस नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा सिलेबस है। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, दिस पेपर टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टुवर्ड्स इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेग्रिटी। आजकल यही लोगों में नहीं है, इसीलिए इतना ज्यादा पेपर लीक हो रहा है, इसीलिए इतना करप्शन हो रहा है। एथिक्स है ही नहीं, इंटेग्रिटी है ही नहीं, और एप्टीट्यूड की खैर क्या बात ही करें। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें ये पढ़िएगा आप, है ना। इसमें टोटल होते हैं 12 क्वेश्चन। सेट ए में 6 क्वेश्चन कंपलसरी, सेट बी में 6 क्वेश्चन कंपलसरी। ये होता है हमारा थियरी पार्ट पूरा, और ये होता है हमारा बी में केस स्टडी वाला पार्ट, ठीक है। आपको एक एग्जांपल दिया जाता है, केस स्टडी के थ्रू आप बताते हैं कि मैं अगर होता इसकी जगह तो मैं ये स्टेप लेता, मैं अगर आईएएस ऑफिसर होता, मैं अगर आईपीएस होता। ये सारी की सारी जो बातें हैं हमने अभी जिक्र की हैं, ये पूरा का पूरा मेन सिलेबस की एनालिसिस है।
अब हम लास्ट में आते हैं ऑप्शनल पे। ऑप्शनल में यूपीएससी ने बताया है कि यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो ऑनर्स किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ऑनर्स सब्जेक्ट के बराबर है। ठीक है, जैसे अगर आप बीए ऑनर्स कर रहे हो ना, तो लगा लो कि वो ऑप्शनल लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, यानी कि ऑनर्स ग्रेजुएशन से थोड़ा सा ऊपर, पोस्ट ग्रेजुएशन थोड़ा सा नीचे, यहां पर आ गया आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस लेवल की तैयारी करनी है। कौन कौन से आपके ऑप्शनल हैं, ये पूरी लिस्ट बनी हुई है आपके ऑप्शनल की। ठीक है, 500 मार्क्स का होता है, और ऑप्शनल के लिए हमें ये जरूरी नहीं कि भाई एकदम स्पेसिफिक ही आपको फील्ड में माहिर हो, लेकिन आपको बहुत मेहनत तैयारी करनी है। 250 मार्क्स के पेपर होते हैं, और गेम चेंजर होता है ऑप्शनल। इन केस ऑफ इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस एंड लॉ, द लेवल करस्पॉन्ड्स टू द बैचलर डिग्री। ठीक है, साफ साफ मेंशन किया गया, अगर कोई इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस और लॉ है, तो जो ऑप्शनल है इन तीनों केसेस में वो बैचलर डिग्री वाला है। क्योंकि आपको पता है लॉ में अगर ऑनर्स की बात करें तो बहुत नेक्स्ट लेवल चला जाता है, साइंस में भी फिर वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है, एंड इंजीनियरिंग भी, क्योंकि इनके स्कोप बहुत आगे जाके हैं। सो आई होप चीजें आपको थोड़ी सी समझ में आई होंगी, सिलेबस ओरिएंटेड। सो कमेंट करके नीचे बताइएगा कि भाई कैसा लगा पूरा का पूरा मामला। क्योंकि मैंने देखा था कि यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ मेंस का किसी ने एनालिसिस किया ही नहीं था। आज ये वीडियो आपके लिए है, यूट्यूब के ऊपर मेंस में कैसे आप यूपीएससी के सिलेबस को समझ सकते हो। डिटेल में और जानने के लिए नीचे कमेंट करिएगा, आगे हम और सेशंस ले आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।